तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था औरंगजेब का टेन्योर, और औरंगजेब के टेन्योर के बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला होगा आपका मिलिट्री। मुगल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था इसके बारे में समझेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग सिक्कों की, इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉइन्स थे, कौन कौन से किंग्स के द्वारा वो कॉइन्स लाए गए थे। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। थर्ड बात करेंगे हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। ठीक है, और फोर्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशंस की। जैसा कि हम लोग आप लोग जानते हैं कि अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोला था अपने टाइम में, और उसमें उसने कहा था कि सारे जो बुक्स हैं, अरेबिक हो चाहे वो संस्कृत हो, मोस्टली संस्कृत बुक्स, उनको ट्रांसलेट किया जाएगा आपका पर्शियन में। तो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट ही खोल दिया था अकबर ने। तो उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसका ट्रांसलेशन हुआ था, किसने किया था, उसके पर्शियन में क्या नाम थे। तो ये सारी चीजें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, मिलिट्री सिस्टम की अगर बात करें तो बात करेंगे हम लोग सोल्जर्स की, यानी कि बेसिकली आर्मी की यहां बात हो रही है। आर्टिलरी मतलब कैनन्स, तोप। ठीक है, कैनन्स का जो डिपार्टमेंट है आर्टिलरी डिपार्टमेंट, और नेवी भी थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी लेकिन थी, कहने को थी। तो ये पूरा हो गया हमारा मिलिट्री सिस्टम। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी की। आर्मी में होते थे सोल्जर्स। तो एक दाग और चेहरा सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। दाग का मतलब क्या है, जो भी घोड़े थे उनकी ब्रांडिंग होगी, मतलब घोड़े, जो आपका घोड़ा है उसमें कुछ निशान लगा दिया जाएगा पहचान के लिए कि भाई ये वाला घोड़ा है, कौन सा घोड़ा है। ठीक है, तो इसका भी डेटाबेस मेंटेन करना होगा घोड़ों का। तो वो है दाग। और चेहरा मतलब सोल्जर्स जो है उनका नाम, उनका एड्रेस, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, मोस्टली उनका फेस, सारे सोल्जर्स का फेस का भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट अलग से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो था दाग ए महाली डिपार्टमेंट, दाग ए महाली डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे दहबिस्ती सिस्टम। अकबर ने बोला कि एक सवार जो है 2 घोड़ों को लेकर चलेगा। ठीक है, जैसे एक सवार पहले एक घोड़ा चलाता था, तो घोड़ा चलते चलते थक जाता था, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता था। अब अकबर ने बोला कि भाई आपका एक जो सवार है, एक सवार 2 घोड़ों को मेंटेन करेगा, तो एक टाइम पे एक घोड़े पे सवारी करेगा, दूसरा घोड़ा मतलब उसको रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद जब ये वाला घोड़ा थक जाएगा तो दूसरे घोड़े पे सवारी होगी, इसको रेस्ट दिया जाएगा। तो इस तरीके से ज्यादा डिस्टेंस हम लोग बहुत तेजी से कवर कर सकते हैं अगर एक सवार 2 घोड़ों को मेंटेन करे तो बढ़िया सिस्टम था, काफी उसका फायदा भी मिला। और आगे जाके चेंज कर दिया गया, जैसे कि सिस्टम चेंज किया गया, 2 अस्फा और सी अस्फा सिस्टम ये लागू किया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर के द्वारा ये सिस्टम ये कहता है कि एक अस्फा मतलब एक घोड़ा एक सवार। तो एक सवार जो था उसको सैलरी मिलेगी कितनी? 15 रुपए की सैलरी मिली उसको, और कहा कि भाई इसमें आप एक घोड़े को मेंटेन करिए। लेकिन जिसके पास 2 घोड़ा है उसको सैलरी बढ़ा के दी गई, कहा कि 20 रुपए आपकी सैलरी होगी। उसके बाद सी अस्पा, यानी कि एक सवार 3 घोड़ों को मैनेज करेगा, तो उसकी सैलरी होगी 25 रुपए। तो ये जो 2 अस्पा और सी अस्पा सिस्टम है, ये स्टार्ट किया था जहांगीर ने, पहली बार चालू किया था 1615 में। और पहली बार ये सिस्टम लागू किया था भाई महाबत खान एक जनरल था जहांगीर का, उसके द्वारा ये सिस्टम लागू किया गया था। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है खम्स का। खम्स क्या होता है? वॉर लूट मतलब ये जो मुगल्स हैं किसी एरिया पे इन्होंने अटैक किया, तो उस एरिया में मतलब जो भी लूट का सामान था उसको कहा जाता था माले गनीमत। तो माले गनीमत जो आता था, या वॉर लूट या खम्स, वो डिस्ट्रीब्यूट होता था सोल्जर्स में और स्टेट में। कुछ राजा रखता था, कुछ सोल्जर्स रखता था। लेकिन मुगल्स ने कहा कि ये जो लूट का सामान है पूरा का पूरा आपका राजा रखेगा, स्टेट रखेगा, सोल्जर्स को कुछ भी दिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स को सैलरी मिलती है, लूट का सामान राजा का। ठीक है, ऐसा सिस्टम था आपका मुगल्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, भाई राजा सोल्जर्स का जो अगर हमें डिमार्केशन किया गया, तो कुछ सोल्जर्स ऐसे होते थे जो होते थे राजा के खास बॉडीगार्ड्स, तो उनको बोला जाता था अहादीस। ठीक है, कुछ सोल्जर्स राजा के अंतर्गत होते थे, अंडर होते थे। ठीक है, डायरेक्ट कमांड मानते थे राजा का। दूसरे होते थे मनसबदार के अंडर, तो राजा के अंडर कुछ मनसबदार होते थे, मनसबदारों के अंडर कुछ सोल्जर्स होते थे। ठीक है, सिस्टम ऐसा था। अच्छा, इन जो आपके सोल्जर्स थे उनको बोला जाता था दाखिल सोल्जर्स। ठीक है, और इसमें एक खास बात थी, भाई मनसबदार सोल्जर्स लेके कभी रिवोल्ट कर दिए मान लो राजा के अगेंस्ट, नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि जो सैलरी है और अपॉइंटमेंट है वो तो आपका राजा ही देगा, यानी कि स्टेट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और लेकिन ये ऑर्डर्स मानेंगे मनसबदार का, ठीक है। तो मनसबदार ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सोल्जर्स रिवोल्ट कर दो, क्योंकि भाई सैलरी कहां से आ रही है, वो तो सेंटर से आ रही है, तो सेंटर से रिवोल्ट तो नहीं करेगा कभी सोल्जर्स, तो ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था। इसके अलावा मनसबदार दाखिल सोल्जर्स कौन होते थे, सैलरी उनकी देता था कौन, स्टेट, लेकिन अपने अलग से सोल्जर जिनको सैलरी वो खुद ही देगा, अपॉइंट भी खुद ही करेगा, ऐसे भी सोल्जर्स आपके मनसबदार के अंडर आते थे, ठीक है। अब मनसबदार राजा के साथ अगर किसी लड़ाई में गया ड्यूरिंग वॉर, तो जिन कैवलरीमैन यानी कि घुड़सवारों को इनकी मदद के लिए भेजा जाता था, मतलब सेना कम पड़ गई, थोड़े घुड़सवार भेज दिए, तो वो जो घुड़सवार थे उनको बोला जाता था कुमाकीज। तो आपको पता होना चाहिए कि अहादी कौन है, दाखिल कौन है और कुमाकी कौन है, ठीक है। ये कुछ बातें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलिए, यहां हमने बात की सोल्जर्स की, अब बात कर लेते हैं हम तोप की, यानी कि आर्टिलरी। आर्टिलरी यानी कि तोप खाने का जो हेड होता था उसको बोलते थे मीर आतिश या दरोगाए तोप खाना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए बात हो रही है, अकबर ने एक स्पेशल टेक्निक इन्वेंट की थी, तो कुछ लोग तो कहते हैं अकबर ने की थी, ठीक है, कुछ लोग किसी और व्यक्ति का नाम लेते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अभी ये समझ लीजिए एक व्हील टेक्निक है, इस टेक्निक से आपके जो तोप के जो बैरल्स होते हैं उनकी सफाई हो सकती है, एक साथ 17 बैरल्स की सफाई हो सकती है एक साथ। तो इस मशीन को बोला जाता था युर्धु मशीन इसको बोला जाता था, ठीक है। और इसके अलावा अकबर के टाइम पे ये तो युर्धु मशीन का इस्तेमाल करना चालू किया गया, और कैनन को असेंबल और डीअसेंबल करने का सिस्टम भी अकबर ने चालू किया, यानी कि एक कैनन है, ये तोप है, ठीक है, ये तोप को ऐसे बीच में अलग अलग हमने जॉइंट्स में तोड़ दिया, तो इसको क्या करते थे, डिसेंबल कर लेते थे यूज करने के बाद, और इसको आराम से कैरी करते थे, जहां भी इसको यूज करना होगा दोबारा जोड़ के अपना तोप बना दिया। तो ऐसा डीअसेंबली और रीअसेंबली वाला जो कैनन है ये अकबर के टाइम में स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ आपके इनोवेशन थे आपके आर्टिलरी में। अब होता था आपका एलिफेंट्स, भाई घुड़सवार हो गए, पैदल सैनिक हो गए। अब कुछ ऐसे सैनिक थे जो ऊंट कह रहा हूं, हाथी पे बैठे होते थे, एलिफेंट्स पे। तो एलिफेंट के डिपार्टमेंट को बोला जाता था पील खाना, ठीक है। और ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को बोला जाता था हल्का। ये वो कई सारे एलिफेंट्स हैं, इनका जो पूरा ग्रुप है इसको बोला जाता था हल्का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गनमैन की। तो ये जो तोप खाना जो है, जो संभालता था, अलग अलग राजा के टाइम पे अलग अलग लोग संभालते थे। जैसे बाबर के टाइम पे उस्ताद अली कुल आर्टिलरी के हेड थे, और मुस्तफा खान और उस्ताद अली कुल के द्वारा संभाला गया था। हुमायूं के टाइम भी मुस्तफा खान थे उस्ताद तोपची, मेन जो तोपची थे, इनको रूमी खान भी बोला गया है। तो मुस्तफा खान इंपॉर्टेंट है, बाबर के टाइम में भी थे, हुमायूं के टाइम में भी थे। बाबर के टाइम में वो हेड नहीं थे, हेड थे उस्ताद अली कुल, उसके बाद ये रिटायर कर गए होंगे अली कुल साहब, और मुस्तफा खान फिर हुमायूं के टाइम पे मेन आपके आर्टिलरी के हेड हो गए, यानी कि उस्ताद तोपची भी इनको बोला जाता है मुस्तफा खान को, रूमी खान इनका दूसरा नाम है, ठीक है। अकबर के टाइम पे नए तोपची आ गए, कबीर और हुसैन, ये दो तोपची थे आपके अकबर के। फिर दारा शिकोह के टाइम पे हमको पता है निकोलाओ मानुकी, इटली से आया जो आपका एम्बेसडर था, जो ट्रैवलर था, जो दारा शिकोह के अंदर एक कैननर यानी कि तोपची का काम करता था। इसके अलावा फिदाई खान भी था, नहीं फिदाई खान था औरंगजेब के अंदर, औरंगजेब का जो मेन तोपची था वो था फिदाई खान। औरंगजेब की एक खास बात थी, जो भी आपके तोपची होते थे, गनर होते थे, वो केवल कन्नौज से हायर किए जाते थे। कन्नौज के जो गनर्स हैं उनपे औरंगजेब को कुछ ज्यादा ही भरोसा था, तो उन्हीं को हायर किया करता था। आगे अगर बात करें नेवी की, तो हमने पैदल सैनिक देख लिए, घुड़सवार देख लिए, ऊंट कह रहे हैं बार बार, हाथी की सवारी करने वाले देख लिए, ठीक है। तो इन सब के बाद हम लोग बात करते हैं नेवी की। तो नेवी जो है मुगलों की सबसे कमजोर मानी गई है। सबसे कमजोर कड़ी कौन सी थी, अब वो थी नेवी की, है ना। नेवी काफी कमजोर था, ठीक है। अच्छा ये जो नेवी में होते हैं ना शिप में वो लोग जो डायरेक्शन स्टडी करते थे कि सही डायरेक्शन में शिप जा रहा है कि नहीं, कैसे स्टडी करते थे, तारों का सिचुएशन देख के, तारों का पोजीशन देख के जहाज की डायरेक्शन तय करने वाला जो व्यक्ति था उसको बोलते थे मौलिम, ठीक है। और नेवी के चीफ को बोलते थे मीर बहर। और मुगल टाइम में सबसे फेमस जो पोर्ट था वो था सूरत का पोर्ट, जिसको बाबुल मक्का भी बुलाया जाता था। बाबुल मक्का आपसे पूछा जाएगा कौन से पोर्ट सिटी को बोला गया है, तो आप कह देंगे सूरत। आपसे पूछा जाएगा नेवल चीफ को क्या बोलते थे, मीर बहार बोलते थे। आपको यह पूछा जाएगा वो ऑफिसर जो डायरेक्शन देखता था, शिप का मैनेज करता था,
पोजीशन ऑफ स्टार्स को देखकर, तो उसका नाम हो जाएगा मौलिम। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हम लोग, यहां पे मिलिट्री समाप्त कर लिया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सिक्कों की। इंपॉर्टेंट कॉइन्स कौन कौन से थे, कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉइन्स दो प्रकार के कॉइन्स थे। ज्यादातर कॉइन्स तो राउंड हुआ करते थे मुगल टाइम में, और कुछ ऐसे स्क्वायर कॉइन्स भी हुआ करते थे। इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अकबर का टाइम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अकबर पहला ऐसा बादशाह था जिसके टाइम पे गोल्ड कॉइन्स का स्टार्ट हुआ, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स हुमायूं और बाबर के टाइम पे नहीं था, अकबर के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स हुआ। और कॉइन्स विथ फिगरीन्स, फिगरीन्स का मतलब है कि मतलब एक कोई फोटो किसी की होगी, ठीक है। और कई सारे कॉइन्स में आपके राजा अपनी फोटो खुद हुआ करती थी, ठीक है, अकबर के टाइम पे, ठीक है। ये कुछ बातें ध्यान रखना है। तो पहला गोल्ड कॉइन सबसे पहली बार अकबर ने स्टार्ट किया। कॉइन्स विथ फिगर्स, फिगरीन्स, ये भी अकबर ने चालू किया। और अपनी फोटो खुद, अपनी इमेज खुद कॉइन्स में होना, ये सिस्टम भी अकबर ने ही चालू किया था। चलिए अब देखिए सिक्के जो है बनते कहां पे है, टकसाल में बनते हैं, मिंट्स, ठीक है। मिंट जिसको बोलते हैं टकसाल। तो टकसाल का ऑफिसर होता था दरोगाए टकसाल। टोटल कितने टकसाल थे, तो 7 टकसाल बनाए गए थे अकबर के द्वारा। एक दिल्ली में था, लाहौर में था, अहमदाबाद में था, जौनपुर में भी था, पटना, बंगाल और काबुल, ठीक है। तो यहां पे सबके हेड तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना है टोडरमल के जो टकसाल है उसका हेड कौन हुआ करता था, टोडरमल। जौनपुर में ख्वाजा मंसूर, उसके बाद लाहौर में मुजफ्फर खान, और दिल्ली में अब्दुस समद सिराज। अब्दुस समद सिराज जो था, ये सारे टकसालों का हेड भी हुआ करता था। बाकी सारे जो टकसाल थे यानी कि मिंट थे, उनका हेड कौन हुआ करता था, आपका यही अब्दुस समद सिराज। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब यहां पे हमने देखा कॉइन्स डिपिक्टिंग राम एंड सीता, श्री राम और सीता के आपके पिक्चर्स आप देख सकते हैं अकबर के कॉइन्स में, ये आप जैसे यहां पे पिक्चर में देख रहे होंगे। इसके बाद आपके इलाही कॉइन्स सर्कुलर कॉइन्स हुआ करते थे, और जलाली कॉइन्स आपके सिल्वर कॉइन्स होते थे स्क्वायर शेप्ड के। हमने कहा ना दो प्रकार के कॉइन्स होते हैं, या तो सर्कुलर या तो स्क्वायर। तो आपके सामने आप देख रहे हैं जो जलाली कॉइन्स होते थे वो होते थे सिल्वर कॉइन्स और होते थे स्क्वायर शेप के, और इलाही कॉइन्स होते थे सर्कुलर और गोल्ड कॉइन्स होते थे इलाही कॉइन्स। इसके अलावा अकबर के कॉइन्स में देखिए हमने कहा ना अकबर के सिक्कों में अपनी फोटो खुद वो लगाया करता था। ये देखिए अकबर बादशाह का जो पिक्चर है आप यहां पे देख सकते हैं कॉइन के ऊपर, और ये सन को देख सकते हैं, सन, ठीक है। तो अकबर कॉइन्स यूलोजाइजिंग सन एंड मून को क्या कहते हैं कि पिक्चर आप देखेंगे इनके कॉइन्स में। तो कहीं ना कहीं ये जो दीन इलाही में ना सन और मून का काफी इंपॉर्टेंट था। दीन इलाही रिलीजन में सन और मून का इंपॉर्टेंस होने के कारण आप देखेंगे सन और मून को कॉइन्स में उसका फिगर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली ये जो सन और मून वाले जो आपके सिक्के हैं ये इलाही संवत यानी कि दीन इलाही 1583 में बनता है ना, 1583 में इलाही संवत स्टार्ट होता है, दीन इलाही उससे पहले बनता है, ठीक है। तो उसके बाद ही हम लोग ऐसे कॉइन्स छापना देखेंगे अकबर ने स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे बड़ा जो गोल्ड कॉइन हुआ करता था अकबर के टाइम पे वो था शहनशाह और शनशब कॉइन्स, ठीक है। शहनशाह कॉइन्स या शनशब कॉइन्स ये होते थे सबसे बड़े गोल्ड कॉइन्स। और बात करते हैं इसके अलावा मुहर कॉइन हुआ करता था जिसका वैल्यू होता था 9 रुपए का, 9 रुपीज, ठीक है। उसके अलावा अकबर से पहले कैसे कॉइन्स थे, तो अकबर से पहले बहलोली कॉइन्स चला करते थे, बहलोली कॉइन्स, ठीक है। तो बहलोल लोधी हुआ करता था ना, तो उसने कॉइन्स निकाले थे, तो बहलोली कॉइन्स अकबर से पहले चला करते थे। अकबर के टाइम में कॉपर कॉइन्स को बोलते थे दाम, ठीक है। और जो आपके कॉपर कॉइन्स है इसमें देखिए 4 प्रकार के कॉइन्स होते थे, अधेला, पावा, दमड़ी और सूकी। तो अधेला मतलब ये है 1 रुपीज, 1 रुपी, 1 रुपी का 1/2 वैल्यू वाला कॉइन जो है उसको बोलते थे अधेला। पावा का मतलब होता है 1 रुपी का 1/4, ठीक है। और दमड़ी मतलब 1 रुपीज का 1/8। इसके अलावा सूकी, सबसे छोटा यूनिट ऑफ रुपी कौन सा होता था, सूकी, यानी कि रुपी का 1/20th, 1/20वां हिस्सा। ऐसे 4 कॉइन्स आपके बनाए गए थे अकबर के द्वारा। अगर कॉपर कॉइन्स की बात करें तो 40 कॉपर कॉइन्स मिलके 1 रुपी बनता था, यानी कि 40 कॉपर दाम देकर आप 1 रुपी लेते थे। और फिर देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, औरंगजेब के टाइम पे 60 आपको दाम देने पड़ते थे 1 रुपी के बराबर, ठीक है। तो फिर बात करते हैं दूसरे कॉइन्स, जैसे कश्मीर में रूप सस्नू कॉइन्स
फेमस थे। इसके अलावा आपका मालवा में मुजफ्फर शाही कॉइन्स फेमस थे। गुजरात में महमूद कॉइन्स ये फेमस हुआ करते थे। तो यहाँ पे और कुछ बात करते हैं। ये देखिए, ये जो कॉइन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे कहते हैं निसार कॉइन्स। ठीक है, ये निसार कॉइन स्टार्ट किया गया था आपका शाहजहां के टाइम पे, और ये सिल्वर कॉइन हुआ करते थे। फिर देखिए, ये इतने सारे कॉइन्स आप देख रहे हैं ना, 4 to 12 12 कॉइन्स। ये 12 कॉइन्स आर बेस्ड ऑन द जोडियाक। ये देखिए जोडियाक साइंस आप देख पा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए कर्क है, और ये भी एक जोडियाक साइन है। ठीक है, उसके बाद आपका इससे सारे जोडियाक साइंस आप देख सकते हैं। ठीक है, या कर्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्कॉर्पियन देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे आपके जो देखिए तुला राशि, तुला बना हुआ है, तो ये हर एक राशि के अकॉर्डिंग एक कॉइन्स निकाला था। ये तो जिससे क्या आ गया, जोडियाक कॉइन्स, जहांगीर के द्वारा निकाला गया जोडियाक कॉइन्स। इसके अलावा जहांगीर के में गोल्ड कॉइन्स 3 प्रकार के हुआ करते थे, नुरफशाह, खैर काबुल और नुरफगान। नुरफशाह, नुरफगान और खैर काबुल, तो ये 3 प्रकार के गोल्ड कॉइन्स जहांगीर के टाइम पे हुआ करते थे। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां में। शाहजहां में आना कॉइन स्टार्ट हुआ, जो कि ₹1 का 1/6 वैल्यू हुआ करता था, आना। ठीक है, आना जो जैसे मतलब 16 आना बोलते हैं ना, 16 आना बराबर ₹1 होता है। तो ये आना वाला जो कॉइन है, जो करेंसी है, आना करेंसी, ये चालू हुई थी शाहजहां के टाइम पे। चलिए, फिर औरंगजेब ने क्या क्या चेंजेस किए। औरंगजेब ने आपके खलीफों के नाम, जो 4 खलीफों के नाम कॉइन्स में लिखे जाते हैं, वो बंद करवाया। साथ में कॉइन्स के ऊपर कलमा लिखने का कंसेप्ट जो है, इसको भी बैन कराया औरंगजेब के टाइम पे। चलिए, अब हमारे लेक्चर के तीसरे पार्ट पे हम पहुंचते हैं, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, लैंड के ऊपर टैक्स लिया जाता था, और साल में 2 बार लिया जाता था। ठीक है, लेकिन सारे लैंड में क्या साल में 2 बार लिया जाता था? नहीं। 4 प्रकार के लैंड डिवाइड किए गए। एक था पोलज, परौती, छाछर और बंजर। तो पोलज जो होता था, ये हाई ईल्ड लैंड था। इसको ऐसा है ना, साल में 2 बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 2 बार साल में प्रोड्यूस होता था, तो 2 बार टैक्स भी देना पड़ता था। तो जिन फार्मर्स के पास पोलज लैंड है, उनको 2 बार टैक्स देना पड़ता था साल में। उसके बाद परौती। परौती मतलब ये है कि एक बार उसको कल्टीवेट करने के बाद 1-2 साल का गैप देना पड़ता था। 1-2 साल में ये अपनी प्रोडक्टिविटी दोबारा रिगेन करता था, फिर इसमें आपकी खेती होती थी। तो ऐसे जो लैंड है उसको बोलते थे परौती। उसी प्रकार ये जो गैप है बीच में छोड़ने का, ये अगर 3 से 4 साल का गैप रखा जाए प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करने के पहले, उसे कहते हैं छाछर। और बंजर जमीन वो होती है, या तो उसमें आपका उगाया जा ही नहीं सकता कुछ, प्रोड्यूस होता ही नहीं कुछ, या तो 5 या 5 से ज्यादा साल उसको अबैंडन छोड़ना पड़ता था, तब जाके उसमें प्रोडक्शन हो सके। तो ऐसे लैंड को बोला जाता था बंजर। तो 4 प्रकार के लैंड होते थे, पोलज, परौती, छाछर और बंजर। ठीक है, और 2 बार साल में किससे टैक्स लिया जाता, वसूला जाता था? पोलज से। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स को बोला जाता था माल। इसके अलावा जिहत टैक्स क्या होता था? लैंड मतलब जो एडिशनल लैंड रेवेन्यू टैक्स है, मतलब ये जो 4 प्रकार के लैंड से जो रेवेन्यू आता है, उस पे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स जो लगाया जाता था, उसको बोलते थे जिहत टैक्स। फिर ये टैक्सेस के बारे में इतना हमको जानकारी पता कैसे चली? आयन अकबरी किताब से हमें ये बात मालूम चलती है। ये सारी बात आयन अकबरी किताब में मेंशन्ड है। आयन अकबरी लिखा किसने था? अबुल फजल ने लिखा था, ये हमको पता होना चाहिए, अबुल फजल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लैंड रेवेन्यू की। और तो लैंड रेवेन्यू कितना लेना है एक पर्टिकुलर लैंड से, ये डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है, उसको बोलते थे तशकीश। तो डिटरमाइन कर दिया कि भाई चलो इतना अनाज, इतना टैक्स लेना है, डिटर्मिनेशन का प्रोसेस इज तशकीश। और कलेक्शन करने का प्रोसेस जो है, इसको बोलते थे तकशीश। तशकीश और तकशीश थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले तशकीश प्रोसेस होता था, डिटरमाइन कर लें कि भाई ये लैंड है, इसमें कितना आपको टैक्स लेना है। और जो टैक्स कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता था? तकशीश। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और जितना हमने कलेक्शन करना है उसको बोलते थे तकसीमत। तो अकबर के टाइम पे टैक्स हुआ करता था 33%। ओवरऑल पूरे अकबर के पूरे रीजन जहां जहां अकबर का कंट्रोल था, वहां टैक्स होता था 33%। अकबर लेकिन मुल्तान और राजस्थान से, भाई ज्यादा वहां पे उपजाऊ जमीनें नहीं है, टैक्स थोड़ा सा कम लेता था 25%। और कश्मीर से टैक्स लेता था 50%। तो ये अकबर का सिस्टम था।
उसके बाद शाहजहां का सिस्टम आया, तो शाहजहां ने 50% टैक्स लेना चालू किया, और जो जब्ती सिस्टम था अकबर का उसको पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, और लाया मनसबदारी सिस्टम के अलावा आपका इजरादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अबाउट 70% अपने एम्पायर में इजरादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है शाहजहां। तो इजरादारी सिस्टम अगर आप सुनेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां, ठीक है। और सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाला जो व्यक्ति था वो था औरंगजेब, बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया करता था। अब कुछ बात करते हैं हम लोग, ये आखिर कुछ कुछ सिस्टम्स होते थे, जैसे जब्ती सिस्टम क्या है। जब्ती सिस्टम ये है कि जो आपका लैंड मेजरमेंट को बेस करके टैक्स लेने वाला सिस्टम, जिसको पैमाश भी बोलते हैं, पैमाश, ठीक है। तो लैंड मेजर करके जब हम लोग टैक्स लेते हैं, किसमें, कैश में, नकदी सिस्टम, कैश में लेना है, ठीक है, कैश में लेना है आपका टैक्स, और लैंड को मेजर करके, ये होता है जब्ती सिस्टम। तो देसाला सिस्टम क्या था, देसाला सिस्टम जिसको बंदोबस्त भी सिस्टम भी बोला जाता था, ये आपका टोडरमल ने चालू किया था, टोडरमल के द्वारा चालू किया गया था। ये जब्ती जैसा ही है, लैंड मेजर करके ही आपका टैक्स वसूला जाता था और नकद में ही वसूला जाता था, लेकिन आपका दिस इज बेस्ड ऑन 10 साल का एवरेज। जैसे ये हमारा लैंड है, इसमें पिछले आपके 10 साल का प्रोडक्शन देखा जाएगा, 10 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ पिछले 10 साल में, इसका एवरेज निकाला जाएगा, इस एवरेज के ऊपर आपको टैक्स किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का सिस्टम जो था, साइंटिफिक सिस्टम है काफी, ये था आपका देसाला सिस्टम या बंदोबस्त सिस्टम, ठीक है। और कुछ बात करते हैं, जैसे कि आपका बटई, भवाली, बख्शी सिस्टम क्या होता था, इसको समझते हैं। तो ये बटई सिस्टम में क्या सिस्टम था, देखिए, अब हमने देख लिया ना, जब्ती सिस्टम देख लिया, देसाला सिस्टम देख लिया, अब हम बटई सिस्टम देख रहे हैं। ये भी लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, इसे भवाली या बख्शी सिस्टम भी बोलते हैं। 3 प्रकार का बटई होता था, खेत बटई, लंक बटई या लंग बटई, और रस बटई। इसका मतलब समझेंगे, ये हमारा पूरा खेत है, ठीक है। इस खेत में आपके ऐसे क्रॉप्स हैं, ठीक है, ऐसे क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स में जैसे आपका ऐसे होगा कुछ, इसके अंदर बीज होगा जो निकाला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर बीज होगा जो निकाला जाएगा, ठीक है, जैसे गेहूं उगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा स्टैंडिंग क्रॉप जो आपका खेत में लगा हुआ है, इसको निकाला नहीं गया, उसके बेसिस पे जब टैक्स लेते हैं तो खेत बटई, यानी कि खेत को देखकर टैक्स लेना, खेत बटई। उसके बाद लंग बटई क्या होता है, अब क्या हुआ है, हमने इसको काट लिया, खेती काट ली। अब खेती काटने के बाद जो आपके ये सारे जो आपके आपका ग्रेन विथ स्ट्रॉ होता है, ये आपका स्टैंडिंग क्रॉप है, इसके अंदर ग्रेन होता है लेकिन इसके बाहर होता है स्ट्रॉ। अगर आपने वीट देखा होगा तो वीट में होता है, इसके वीट के अंदर होता है आपका एक्चुअल वीट, सीड जो होता है, उसके ऊपर काफी कवरिंग होती है आपकी हे की, ठीक है, जिसको अलग किया जाता है। तो इसको अलग करने से पहले इसको खेतों से बाहर ऐसे निकाल कर रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका वेट किया जाएगा, तो इसके हिसाब से अगर आपका टैक्स लिया जाए तो इसे कहते हैं बेस्ड ऑन ग्रेन ऑफ विथ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के साथ, ठीक है, आपका काट लिया गया, फिर इसके बेसिस में टैक्स लगाया जाए, तो इसे कहते हैं लंग बटई। इसके अलावा रस बटई क्या होता है, अब मैंने क्या हुआ, इसके से ग्रेन्स निकाल लिए, छोटे छोटे ग्रेन्स जो हैं इसको निकाल लिया। ग्रेन्स निकालने के बाद ग्रेन को इकट्ठा करके इसको देख के जब टैक्स डिसाइड किया जाए तो उसे बोलते थे रस बटई। तो आई होप ये बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नक्श। तो नश्क जिसको मुक्तई भी बोलते हैं, तो ये लैंड मेजरमेंट टेक्निक हुआ करता था, नश्क। और कनकूट भी एक लैंड मेजर का टेक्निक हुआ करता था, लेकिन एक रफ एस्टिमेट हुआ करता था, जिसको बोलते थे दानाबंदी। कनकूट और नश्क ये भी लैंड मेजरमेंट टेक्निक हुआ करते थे। तो ये जो डंडाबंदी है या कनकूट है, ये बंगाल, काठियावाड़, गुजरात और कश्मीर में इस तरीके से लैंड मेजरमेंट किया जाता था। राजपूत स्टेट्स में जो टैक्स लगाया जाता था उसको कहा जाता था रेक सिस्टम का इस्तेमाल होता था राजपूत स्टेट्स के द्वारा। उसके बाद एक और सिस्टम है लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट का, उसका नाम है खरबार सिस्टम होता था कश्मीर में, ठीक है। इसमें ये होता था, सारे ग्रेन्स निकाल लिए हमने, सारे ग्रेन्स निकाल लिए, ठीक है, सारे ग्रेन्स निकाल के हमने यहां पे जैसे गधे लदे हुए हैं, ठीक है, डोंकीज लदे हुए हैं, डोंकीज के ऊपर लाद दिया गया। तो कितना लोड डोंकी के ऊपर लादा गया उसके बेसिस में हम डिसाइड करते थे कि भाई कितने डोंकीज चले गए, चलो 10 डोंकी चले गए, तो उसके हिसाब से हमने कहा कि चलो एक डोंकी में जितना अनाज लगा वो एज अ टैक्स हमने रख दिया। तो कितने ग्रेन्स डोंकी के ऊपर लोड होके जा रहे हैं उसको बोलते थे खरबार सिस्टम। खरबार का एक्चुअली मतलब ही होता है आपका डोंकी। तो ये सिस्टम आपने, अब ये सारे सिस्टम को इतना डिटेल में नहीं समझना है, तब भी काफी हद तक हम लोग डिटेल में गए हैं। इतना हम लोग अगर ध्यान में रख देंगे, ये सारे टर्म्स हम लोग दिमाग में रखेंगे कि कनकूट क्या होता है, नश क्या होता है, जब्ती सिस्टम, देसाला सिस्टम, बटई सिस्टम,
तो आपके जगह कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तस्कीमत क्या होता है, तशकीश क्या होता है, तख्शीश क्या होता है, ये सारी बातें, ये सारे जो टर्म्स है, पोलज, परोती, बंजर, ये सारे जो कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन सब चीजों का आपको लिए तैयार होना पड़ेगा, और जितना हमने पढ़ाया है उससे हम लोग कवर भी कर लेंगे, ठीक है। तो आखिरी बात करते हैं लेक्चर के। तो 3 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, लेक्चर का चौथा पार्ट जो कि होगा ऑन ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। तो अकबर ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोला था, नाम रखा था मकताब खाना, मकताब खाना या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसमें क्या होते थे, किताबों को ट्रांसलेट किया जाता था, मोस्टली संस्कृत टू पर्शियन, कभी कभी अरेबिक टू पर्शियन भी हो जाता था, या किसी दूसरे लैंग्वेज को पर्शियन में कन्वर्ट करना। कुल मिला के सारी किताबों को पर्शियन में कन्वर्ट करना है, ये डिपार्टमेंट का काम। तो कुछ कुछ बुक्स के नाम ध्यान में रखिए, जैसे सिंघम बत्तीसी, सॉरी सिंघम नहीं, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासम बत्तीसी, इसको ट्रांसलेट किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण महाभारत, ये दोनों ही अब्दुल कादिर बदायूनी ने ट्रांसलेट किया था। महाभारत का ट्रांसलेटेड वर्जन को बोलते थे रज्मनामा, और महाभारत को अब्दुल कादिर बदायूनी के साथ नकीब खान, फैजी और भी कई सारे आपके ऑथर्स थे, ट्रांसलेटर्स थे, जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। चलिए आगे देखते हैं, रामायण महाभारत हो गया और सिंहासन बत्तीसी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पंचतंत्र और कालिया दमन। पंचतंत्र को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, कहा गया अनवर सुहेली, ये लिखा अबुल फजल ने। कालिया दमन को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, बोला गया ऐगर दानिश, ये भी लिखा अबुल फजल ने। लेकिन फिर पंचतंत्र को एक और राइटर है जिसने ट्रांसलेट किया था, नाम था उसका मौलाना हुसैन फैज। तो मौलाना फैज ने यारे दानिश नाम से किताब ट्रांसलेट करके लिखी, जो कि पंचतंत्र का ही ट्रांसलेशन है। तो 2 ट्रांसलेशन है पंचतंत्र के, अनवर सुहेली और यारे दानिश। अनवर सुहेली लिखा किसने, अबुल फजल ने। यारे दानिश किसने लिखा, मौलाना हुसैन फैज ने, ठीक है। फिर आते हैं, एक बड़ा सा नाम है हयात उल हैवान। हयात उल हैवान लिखा है अबुल फजल ने और शेख मुबारक ने। अबुल फजल और शेख मुबारक ने लिखा है हयात उल हैवान। इसके बाद तजक या तुजुक, जो भी कह लीजिए, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है। तो कई सारे मुगल एम्परर को बड़ा इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में, तो ये जो टेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट तजक या तुजुक, ये इसको ट्रांसलेट किया गया एज जहान जफर। जहान जफर नाम से ट्रांसलेट किया गया। किसने किया, गुजराती जी ने, मोहम्मद खान गुजराती ने इसको ट्रांसलेट किया। इसके बाद अथर्ववेद का ट्रांसलेशन किसने किया, हाजी इब्राहिम सिरहिंदी ने। हाजी इब्राहिम सिरहिंदी ने ट्रांसलेशन किया। फिर आते हैं आपका लीलावती, नल दमयंती, योग वशिष्ठ, अलोपनिषद, ये फैजी ने ट्रांसलेट किया पर्शियन में। योग वशिष्ठ तो फैजी के साथ साथ आपका दारा शिको ने भी ट्रांसलेट किया। दारा शिको ने योग वशिष्ठ, श्रीमद भागवत और 50 से ज्यादा उपनिषद को भाई ट्रांसलेट किया इनटू पर्शियन, ठीक है। तो ये श्रीमद भागवत को ट्रांसलेट किसने किया, दारा शिको। लेकिन भागवत पुराण को ट्रांसलेट किसने किया, तो याद रखिए टोडरमल। इसके अलावा तुजू के बाबरी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इसके बाद आपका पर्शियन संस्कृत डिक्शनरी, यानी कि पर्शियन से संस्कृत की डिक्शनरी किसने बनाई थी, कृष्णा दास ने। और हरिवंश किसने लिखा, शेरी ने, मौलाना शेरी। फिर बात करते हैं मुज्जम उल बरदान, ये टी गलती से हो गया, उल है, मुज्जम उल बुल्दान। ये बेसिकली काफी फेमस एक ज्योग्राफी का टेक्स्ट है, अरेबिक टेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी। इसको कई लोगों ने मिलकर ट्रांसलेट किया, मुल्ला अहमद थाटवी, कासिम बेग या मुनव्वर, ठीक है, इन लोगों ने ट्रांसलेट किया। फिर देख लीजिए यहां पे ये मजूम उल बुल्दान है, मजूम उल बुल्दान या मुजम उल बुल्दान कह लीजिए, जो भी है। तो ये मजूम उल बुल्दान, ये हमने देखा था ज्योग्राफी बुक है अरबिक का, किसने, मुल्ला अहमद थाटवी, कासिम बेग और शेख मुनव्वर ने इसका ट्रांसलेशन किया। फिर बात करते हैं राजत रंगीनी। राजत रंगीनी का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसको बोला गया बहर उल असमार। किसने लिखा, शाह मोहम्मद शाहबादी। शाह मोहम्मद शाहबादी ने इसका ट्रांसलेशन किया राजत रंगीनी का और नाम दिया बहर उल असमार। फिर फाइनली बात करते हैं हितोपदेश। हितोपदेश का ट्रांसलेशन किसने किया, हितोपदेश का ट्रांसलेशन किया ताजुल माली ने। ताजुल माली ने ट्रांसलेशन किया और नाम दिया उस बुक का मुजफ्फरी उल कुलूब, मुजफ्फरी उल कुलूब। तो इसी के साथ ये जो 4 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से टॉपिक थे, हमने मिलिट्री देखा, पहले मिलिट्री को पढ़ा। मिलिट्री के बाद हम लोगों ने कॉइन्स देख लिया। कॉइन्स के बाद क्या पढ़ा हमने पढ़ा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्या क्या सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का।
और फाइनली हम लोगों ने ट्रांसलेशंस पढ़े। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के कौन कौन से किताबों का ट्रांसलेशन किया और उसके ऑथर कौन कौन है, ये हमने पढ़ा। ये सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के आप रिवाइज करिए। और अब इसके बाद मिलते हैं हम लोग हमारे